1781 में एक एक्ट लाया गया जिसे एक्ट ऑफ सेटलमेंट कहते हैं। देखो नाम में ही रखा हुआ है एक्ट ऑफ सेटलमेंट, यानी जो समस्या है उसको क्या करना है, सेटल करना है। और इसको इसलिए कहा गया क्योंकि कलकत्ता का जो उच्चतम न्यायालय था, जो सुप्रीम कोर्ट था, उसके कार्य क्षेत्र को परिभाषित कर दिया गया। अब तक जो परिभाषित नहीं किया गया था उसके कार्यों को यहाँ पे क्या किया गया, परिभाषित किया गया। और आप देखो परिषद के निर्णयों को अब सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार से बाहर कर दिया गया। अब तक क्या होता आ रहा था, अब तक ये होता आ रहा था कि परिषद अगर कोई निर्णय लेगा तो उस निर्णय को अनिवार्य रूप से, ध्यान देना, परिषद अगर कोई निर्णय लेगा उस निर्णय को अनिवार्य रूप से कलकत्ता के सुप्रीम कोर्ट से सत्यापित कराना पड़ता था। इस सत्यापन की व्यवस्था को समाप्त कर दिया गया, यानी कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच शक्तियों को स्पष्ट विभाजन किया गया, सेपरेशन ऑफ एग्जीक्यूटिव फ्रॉम द जुडिशियरी। आज आप लोग आर्टिकल 50 के अंतर्गत ये पढ़ते हो, कार्यपालिका और न्यायपालिका का पृथक्करण ये कब आया है, ये 1781 के एक्ट ऑफ सेटलमेंट के माध्यम से आया था। दूसरा, सुप्रीम कोर्ट के पास राजस्व मामले के भी अधिकार था, तो सुप्रीम कोर्ट का राजस्व मामला भी समाप्त कर दिया। और तीसरा, नए कानूनों को बनाते वक्त भारतीय समाज और धार्मिक रीति रिवाजों का सम्मान किया जाना चाहिए, ऐसी शर्तों का भी आरोपण किया गया। यानी यहां पे आप अंग्रेजों की नीतियों को देखो तब आपको साफ साफ पता चलेगा अंग्रेज जो हैं वो भारत में अहस्तक्षेप की नीति को बढ़ावा दे रहे। क्या कह रहे हैं कि जब भी कोई नीति और कानून बनाया जाएगा तो भारतीय समाज और धार्मिक रीति रिवाजों का सम्मान किया जाएगा। तो ये अधिनियम के प्रावधान थे। किस अधिनियम के प्रावधान थे, 1781 के अधिनियम के प्रावधान थे, 1781 के अधिनियम के प्रावधान था। रेगुलेटिंग एक्ट कब आया है, वर्ष 1781 में आया है। कब आया, वर्ष 1781 में आया। तो ये एक इंपॉर्टेंट है जो आपको यहां पे ध्यान रखना है, एक्ट ऑफ सेटलमेंट कहते हैं। लेकिन देखो इससे एक समस्या तो रही गई, एक समस्या का समाधान हुआ ना कि कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच शक्तियों को क्या किया गया, स्पष्ट रूप से विभाजित कर दिया गया। लेकिन एक समस्या, जो गवर्नर जनरल को स्वतंत्र निर्णय लेने की शक्ति चाहिए थी, वो उसको स्वतंत्र निर्णय लेने की शक्ति तो मिल ही नहीं पाया। और इसीलिए 1781 के बाद आप देखोगे सुधारों की श्रृंखला में फिर एक सुधार लाया जाएगा। सत्रह इक्यासी और 1781 के बाद 1783, 1781 में क्या आया, एक्ट ऑफ सेटलमेंट आया। 1773 में क्या आया, रेगुलेटिंग एक्ट आया। तो यहां पे आपने देखा साथियों, एक जो कमी था 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट का, कार्यपालिका और विधायिका के बीच शक्तियों में जो ओवरलैप देखने को मिल रहा था, उन ओवरलैप को दूर किया गया, यानी कार्यपालिका और विधायिका की शक्तियों को स्पष्ट रूप से बांट दिया गया रेगुलेटिंग एक्ट के माध्यम से, ये 1781 के एक्ट ऑफ सेटलमेंट के माध्यम से। और 1783 1783 में एक एक्ट लाया गया जिसे नॉर्थ फॉक्स विधेयक कहते हैं। उस समय ब्रिटेन में नॉर्थ फॉक्स की गठबंधन सरकार थी। नॉर्थ फॉक्स गठबंधन सरकार थी। कहाँ की मैं बात कर रहा हूँ, ब्रिटेन। ये जो गठबंधन सरकार की व्यवस्था, ये भी कहाँ से आया है, ये भी ब्रिटेन से ही आया है। गठबंधन सरकार की व्यवस्था कहाँ से आया, ब्रिटेन से आया है। तो नॉर्थ फॉक्स गठबंधन क्या है, नॉर्थ फॉक्स गठबंधन। तो यहां पे आप देखोगे इसने एक विधेयक लेके आया, नॉर्थ फॉक्स विधेयक। नॉर्थ फॉक्स बिल क्यों लाया गया था, इसका उद्देश्य क्या था नॉर्थ फॉक्स विधेयक लाने का। नॉर्थ फॉक्स विधेयक का जो उद्देश्य था वो उद्देश्य था 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के कमियों को सुधारना। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट की कमियों को सुधारने के लिए ये नॉर्थ फॉक्स की गठबंधन ने एक विधेयक लाया था। क्या ये विधेयक पारित हो पाया, उद्देश्य क्या था,
उद्देश्य था 1773 की एक्ट की कमियों में सुधार। कमियों में सुधार। बट अफसोस इस बात का है कि ये एक्ट पारित ना हो पाया, है ना। ये जो विधेयक है पारित ना हो सका। और आप जानते हो, आपने पॉलिटी में पढ़ा है कि अगर कोई एक्ट पारित नहीं हो पाता है तो यह मान लिया जाता है कि सरकार के पास क्या है, बहुमत नहीं है। अगर हाउस ऑफ कॉमन्स, जैसे भारत में लोकसभा, लोकसभा में अगर सरकार कोई विधेयक लेकर आती है, सरकारी बिल आता है और सरकारी बिल पारित ना हो पाए, तो ये माना जाएगा ना कि सरकार के पास जो अपेक्षित बहुमत होना चाहिए था वो सरकार के पास अपेक्षित बहुमत नहीं है। और जब सरकार के पास अपेक्षित बहुमत नहीं है तब तो सरकार को त्यागपत्र देना पड़ेगा। तो नॉर्थ फॉक्स गठबंधन सरकार ब्रिटेन नॉर्थ फॉक्स बिल आया। 1773 की एक्ट की कमियों में क्या करना था, सुधार करना था। जब पारित ना हो सका तब नॉर्थ फॉक्स की गठबंधन सरकार को त्यागपत्र देना पड़ा। नॉर्थ फॉक्स गठबंधन सरकार को त्यागपत्र देना पड़ा। यह पहला और आखिरी मामला है, त्यागपत्र देना पड़ा। यह पहला और आखिरी मामला है जहां भारत के मुद्दे पर ब्रिटेन में सरकार गिर रही है। भारत के मुद्दे पर ब्रिटेन में सरकार गिर रही, इससे पहले न कभी हुआ और इसके बाद न कभी होगा कि भारत के किसी मुद्दे पर ब्रिटेन में सरकार गिर जाए। सरकार तो गिर गई। अब जब सरकार गिर गई तब आप आगे गौर करोगे 1784 में अगला जो वहां पे सरकार प्रधानमंत्री बनेगा उस प्रधानमंत्री का नाम है विलियम पिट जूनियर का नाम क्या है। 1784 1784 और 1784 में क्या होगा, 1784 में आप गौर करोगे कि पिट्स इंडिया एक्ट लाया जाएगा। देखो नाम में ही छुपा हुआ है पिट्स इंडिया एक्ट, यानी इंडिया में सुधार के लाया जा रहा। और पिट्स इंडिया एक्ट क्यों कह रहे हैं, क्योंकि इस उस समय जो प्रधानमंत्री था, जो ब्रिटिश पीएम था, जो ब्रिटिश पीएम था उसका नाम था विलियम पिट जूनियर। विलियम पिट जूनियर। तो अब जूनियर जी आपने बचपन में देखा ही होगा, तो इसी जूनियर जी के नाम पर क्या रख दिया नाम, पिट्स इंडिया एक्ट रखा गया। यानी ये तो 1783 का नॉर्थ फॉक्स विधेयक समाप्त हो गया, तो 1784 में विलियम पिट जूनियर ने एक एक्ट लेकर आया और इसके माध्यम से कंपनी के मामलों को सुधारा गया। ब्रिटेन में भी कंपनी के संरचना में बदलाव किया गया और भारत में भी कंपनी के संरचना में बदलाव किया जाता है।